गुड मॉर्निंग दोस्तों, पंडित जी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके सेट नंबर 9 रहेगा। सेट नंबर 9 एनटीपीसी का दोस्तों स्टेज फर्स्ट का दोस्तों सेट नंबर हम लोग आज 9 करने वाले हैं। और हम लोग का सेट 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो गया है। 120 सेट का दोस्तों मुहिम है। 120 सेट कंप्लीट होने के बाद साइंस का आपका चला जाएगा दोस्तों। एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक चीज दोस्तों क्लियर होगा इससे। तो जो भी 1 से 8 तक भाई बहन नहीं देखे हैं वो जाएंगे एनटीपीसी जीके जिसके नाम पे दोस्तों आपके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहां पे फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। 2x का स्पीड में दोस्तों 1 से लेकर 8 तक देखिए और सीट नंबर 9 दोस्तों उसके बाद देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों सेट नंबर 1 से लेकर 2, 3, 4 तक में ये हर सेट में दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि आपके परमाणु रिएक्टर का ये, तो दोस्तों अंतरिक्ष, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से। तो चलिए, बोला गया है कि भारत के पहला परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया था औपचारिक रूप से हमारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1957। क्या हो जाएगा? 1957 दोस्तों। डेट के साथ इसको याद रखिएगा। 20 जनवरी दोस्तों 1957। इसे आप जरूर याद रखेंगे। कहाँ पे? 20 जनवरी 1957 दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जाइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आपका स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका स्थापना होता है कब? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इसका स्थापना 24 अक्टूबर दोस्तों 1945 में इसका स्थापना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों इसको करता है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों सुरक्षा बनाए रखने के लिए। दूसरा जो विश्व युद्ध होता है उसके बाद दोस्तों क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना होता है। दोस्तों इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। तो इसमें पूछा गया अस्थायी सदस्य कौन है? तो ये हो जाएगा चीन। कौन है? चीन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। कुलीन जमींदार के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? कुलीन जमींदारों के पतन के दोस्तों पूछे गए हैं। इसका जल साधर। क्या हो जाएगा? जल साधर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 1947 में दोस्तों ये फिल्म आई थी। ये आपके 1947 में दोस्तों ये फिल्म सोसाइटी की स्थापना हुआ था। फिल्म आई थी नहीं, सॉरी, फिल्म सोसाइटी का स्थापना हुआ था। और दोस्तों ये जल साधर कुलीन जमींदारों के बारे में ये बताए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसे आप जरूर याद रखेंगे। 29 अप्रैल। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है। इंटरनेशनल डांस डे दोस्तों आपके 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। 30 अप्रैल जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जेज दिवस यानी कि आयुष्मान भारत दिवस, इसे आप याद रखेंगे। 28 अप्रैल को आप याद रखेंगे दोस्तों क्या? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य रखने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य रखने के लिए 28 अप्रैल को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अप्रैल आप जान गए। और 27 अप्रैल को दोस्तों ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व ग्राफिक्स दिवस दोस्तों 27 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका 25 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अप्रैल को दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस आपके मनाया जाता है 25 अप्रैल। आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दोस्तों 1953। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों इसका स्थापना होता है। फजल अली की अध्यक्षता में दोस्तों कौन? कभी कभी एग्जाम में
अध्यक्ष तो कौन था वो पूछे जाते हैं, यानी कि फजल अली। फजल अली दोस्तों इसका कौन थे? अध्यक्ष थे। फजल अली इसका अध्यक्ष थे, आप इसे याद रखेंगे। और दोस्तों इसमें भारतीय संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1906 में दोस्तों ये आपके पारित किए गए थे। 1956 में दोस्तों इसको पारित किए गए थे। ये भी याद रखना है, 7वें संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को दोस्तों ये पारित होते हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, एक अलग आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता है? आंध्र के लिए दोस्तों एक अलग आंदोलन को क्या कहा जाता है? विशालांध्र आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय का नाम क्या है? 1913 में साहित्य में जो नोबेल प्राप्त किए थे उसका नाम पूछे गए हैं, क्या है दोस्तों? उसका नाम हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, और साहित्य के लिए भी दोस्तों पहला व्यक्ति चुने गए थे रविंद्रनाथ टैगोर को। 1930 में दोस्तों 1930 में एक आपके नोबेल दिए गए थे, उसका नाम है क्या? सीवी रमन। सीवी रमन दोस्तों 1930 में इसको नोबेल दिए गए थे। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए थे। एक 1968 में 1968 में एक को नोबेल मिला था भारतीय को, वो कौन थे? वो थे हरविंद खुराना, हरगोविंद खुराना दोस्तों। हरगोविंद खुराना को 1968 में आप याद रखेंगे, ये भी चिकित्सक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति में नोबेल मिला था, कई एग्जाम में पूछे इसका डेट के साथ। 1979 को मदर टेरेसा आप याद रखेंगे दोस्तों। और 1983 में एस चंद्रशेखर को दिया था। 1983 में एस चंद्रशेखर को भौतिक में नोबेल दिया था। 1983 को एस चंद्रशेखर को भौतिक में नोबेल दिया था। ये सारे आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब क्या? 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राप्त करने वाला रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 8 का ऑप्शन नंबर आपका सी, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व आपके अली बंधु ने किया था दोस्तों। इसका देखिए, और यहाँ से एक दो फैक्ट याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में। 1919 में आपके खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलकर ब्रिटिश सरकार को सख्त चुनौती दी थी। उसी समय दोस्तों असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट कर दिए गए थे, और ये दोनों मिलकर ब्रिटिश का हाथ पकड़ लिया था। इसमें दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर देखे थे, हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर इसमें दिखाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हुआ स्थित राज्य के लगभग आधी कपास मिलों के साथ महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरता है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयम्बटूर दोस्तों। यह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र है। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु दोस्तों, यहीं पे कोयम्बटूर है, जो कि एक प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में दोस्तों बना है। देखिए यहाँ पे कोयम्बटूर से, और एक याद रखेंगे आप, कंप्यूटर से एक दोस्तों याद रखेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का आपके मैनचेस्टर कहा जाता है। और दोस्तों भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? भारत का बोस्टन एग्जाम में पूछते हैं, भारत का बोस्टन पूछते हैं एग्जाम में, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को, जबकि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्त करने का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों कर, ये पूंजी प्राप्त करने का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों कहा जाता है औसत लागत, एवरेज लागत दोस्तों। औपनिवेशिक शासन
की स्थापना निम्न में से पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना दोस्तों निम्न में कहाँ हुई थी? तो ये बंगाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी दोस्तों। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ बी हो जाएगा। तमिल नव वर्ष के किस नाम से जाना जाता है? तमिल नव वर्ष को आपके वरुषा वीरप्पू के नाम से जाना जाता है। वीरेशा वीराप्पू के नाम से दोस्तों तमिल नव वर्ष को जाना जाता है। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से और दो जान जाइए। केरल का पूछता है कभी कभी। केरल दोस्तों, तमिल जान गए, केरल जान जाइए। केरल नए साल को विशु कहते हैं। क्या कहते हैं? विशु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उड़ीसा, कभी एग्जाम में उड़ीसा पूछे जाते हैं। उड़ीसा नव वर्ष को दोस्तों क्या कहते हैं? विष्णु क्रांति, विष्णु संक्रांति दोस्तों, विष्णु संक्रांति आपके उड़ीसा में कहते हैं। कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में दोस्तों, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में दोस्तों इसको क्या कहते हैं? नव वर्ष को उगादी कहते हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछे, जब यहाँ पे तमिलनाडु पूछ दिए गए हैं तो आपके केरल भी पूछ सकते हैं, उड़ीसा भी पूछ सकते हैं, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना भी पूछ सकते हैं। साउथ के जितने भी स्टेट हैं आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसी वजह से आपको ये इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका क्या है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? हो जाएगा दोस्तों क्या? चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी याद रखना है। चेन्नई बंदरगाह जो है ये बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखेंगे। और एक दो बंदरगाह जानिए। जब बंदरगाह आ गया कांडला, कांडला जो यहाँ पे दिया हुआ है गुजरात में अवस्थित है और ये जवारी बंदरगाह के रूप में। कांडला बंदरगाह क्या है? ये सबसे पहले कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये दोस्तों जवारी, जवारी बंदरगाह पूछेगा तो आपके कांडला हो जाएगा, आपको याद रखना है। और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आपके सबसे गहरा बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, भारत में कितने बड़े बंदरगाह है? भारत में 13 बड़े बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। आपको कमेंट करना है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह कौन है, इसे आप जरूर कमेंट करेंगे। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक को वृद्धि, शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण माप सकते हैं। सो किससे माप सकते हैं? तो शुद्ध निवेश का होता फॉर्मूला सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। भारत राष्ट्र आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीन और प्रौद्योगिकी का महिमंडलन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 16 का आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा चरखा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था महात्मा गांधी। किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपके 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में पहला होता है। और दूसरा की बात करूं दोस्तों तो 1931 में होता है, 1931 में होता है। और तीसरा दोस्तों 1932 में होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जो में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। इसमें कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। दूसरा में एकमात्र गांधी जी ने भाग लिए थे। और तीसरा में दोस्तों तीसरा में गांधी अंबेडकर समझौता के द्वारा दलितों का अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। 16 अगस्त 1932 प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के निर्माण मंडल की घोषणा की थी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। निम्न में से कौन सा भारतीय खदान दुनिया का सबसे बड़े यूरेनियम खदान के रूप में जाना जाता है? तो ये जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़े यूरेनियम खदान के रूप में जाने जाते हैं। ये कौन है? तो तुम्मापल्ली खदान। कौन दोस्तों? तुम्मापल्ली खदान। ये आपके दुनिया का सबसे बड़े यूरेनियम खदान में से जाने जाते हैं। आप जानते हैं तुम्मापल्ली खदान, जो कि कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे।
अगर भारत की अगर बात करूं तो जादूगोड़ा, अब जानते हैं भारत का कौन है जादूगोड़ा दोस्तों, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जो कि झारखंड में है। ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में किया जाता है? वस्तुओं के आयात और निर्यात व्यापार संतुलन, तो क्या कहता है दोस्तों? व्यापार संतुलन। नेक्स्ट सवाल देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? अस्थाई बंदोबस्त के समय दोस्तों वर्धमान का राजा तेज चंद थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, तेज चंद। आपको याद होगा दोस्तों 1770 में तेज चंद का दोस्तों क्या हो जाता है? मृत्यु के बाद दोस्तों, सॉरी, तिलक चंद के मृत्यु के बाद तेज चंद राजा बनते हैं। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, तंजावुर में कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट सवाल, यूनो के उस प्रमुख अंग को पहचानिए जो 1994 में निलंबित हो गया था। 1994 में निलंबित हो गया था, ये पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया न्यास परिषद। ऑप्शन नंबर डी हो गया न्यास परिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? शेड्स ऑफ सेफ्रॉन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हो जाएगा सबा नकवी। कौन हो जाएगा? सबा नकवी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सबा नकवी। दोस्तों शेड्स ऑफ सेफ्रॉन के पुस्तक के लेखक कौन है? सबा नकवी। दोस्तों मनोहर पर्रिकर, एक यहाँ पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। मनोहर पर्रिकर दोस्तों ऑफ द रिकॉर्ड के लेखक वामन सुभा है। कौन है? मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड के लेखक कौन है? वामन सुभा। कौन है? वामन सुभा। इसको याद रखेंगे, वामन सुभा दोस्तों इसका लेखक है। रामचंद्र दोस्तों एक और पुस्तक का नाम है रामचंद्र, ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। रामचंद्र गुहा एक पुस्तक लिखे है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट दोस्तों, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसने लिखे हैं? तो रामचंद्र गुहा ने लिखे हैं दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ये दोस्तों आपके सेट नंबर आपके 9 कंप्लीट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आपके इवनिंग में एक सेट आएंगे, सेट नंबर 10। आज 10 सेट हम लोग दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय